हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक भारती आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टेंस टॉपिक के एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहां पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है स्टेटमेंट के किस भाग में एरर है। अगर आप एरर क्या है ये भी बता दें और सही क्या होगा, अगर आप ये भी सोच सकते हैं तो मैं बोल सकता हूं कि आपका टेंस का टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है। तो अगर आप टेंस के थ्योरी वाले लेक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस मैं डाल रखे हैं टेंस के, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। बाकी इस क्लास में हम लोग केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये जो टॉपिक होगा इसमें ये जो क्लास होगा इसमें हम लोग टेंस के फाइंड द एरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। चाहे आप एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, सभी एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पहला और दूसरा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं समझा दूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में देखिए यहाँ ऑप्शन ए है, मतलब इस भाग में अगर आपको गलती दिख रहा है तो ऑप्शन ए पे आप बताइए। अगर दूसरे भाग में गलती दिख रहा है तो बी बताएंगे, तीसरे भाग में गलती दिख रहा है तो सी बताएंगे, चौथे भाग में गलती दिख रहा है तो डी बताओ, और अगर कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है तो ई बताओ। ये आपको मन ही मन सोचना है। इस पे टोटल मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाला हूँ। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन को बताऊंगा। इन 20 क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, एक पेज ले लो, पेज पे सारे क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से लिखते चलो। और करना क्या है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया वीडियो को 10 सेकंड पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को 10 सेकंड एक बार अच्छे से पढ़ लो, अपने हिसाब से एक आंसर सोच लो, उसके बाद जब मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखो। ठीक है, तो ये इससे पता चलता रहेगा कि जो आपने सोचा है वो सही बताया है या नहीं हुआ है, और अगर गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, कहाँ पे कमी रह गई। तो हर क्वेश्चन पे आपको कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर सोचना है, फिर समझना है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसमें क्या गलती है, तब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए देखिए, बोला है द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज डैट ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब तुम्हारे पिता में सबसे बढ़िया चीज क्या है, इस बात का हिंदी मतलब ऐसा निकलेगा, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, तुम्हारे पिता में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि वो अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। अब एक बात बताओ, मैं उनके पिता की बड़ाई कर रहा हूँ, किस चीज़ की बड़ाई कर रहा हूँ कि वो अपने लाइफ के को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। तो अगर पॉजिटिवली लेते हैं तो वो उनकी आदत है, और आदत दिखाने के लिए कौन आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जबकि यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मतलब क्वेश्चन के सी भाग में एरर होगा। अगर सी भाग में एरर होगा तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज डैट ही ऑलवेज टेक्स लाइफ। इज को काटोगे, ऑलवेज सही होगा, और टेकिंग की जगह टेक्स कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर कुछ ऐसा लिखेंगे, ही ऑलवेज टेक्स लाइफ विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अब ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी भी व्यक्ति का आदत दिखाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब यू आर कमिंग सो लेट समटाइम्स। तुम, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, तुम कभी कभी लेट आ रहे हो। एक बात बताओ, तुम कभी कभी लेट आ रहे हो या कभी कभी लेट आते हो। मैं आपको क्लास में बता रखा था कि कभी भी सम टाइम्स इस तरह के वर्ड्स अगर दिख जाएं तो सम टाइम्स कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसका मतलब यू आर कमिंग गलत हो गया, यू के साथ क्या होगा, कम, यू कम सो लेट, सिर्फ यहाँ पे कम करना है, यू कम सो लेट समटाइम्स, तुम कभी कभी इतना लेट आते हो, डैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टू मैनेज सच अ ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतने बड़े स्टूडेंट्स की संख्या को मैनेज करना। तो यहाँ पे शुरुआत में ही गलती था, समझ में आ गया। तो सम टाइम्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आई गो टू द ऑफिस ट्वाइस अ वीक दीज डेज। अब देखो, दीज डेज मतलब क्या हो गया, आजकल, है ना, मतलब हाल फिलहाल में। आजकल मैं ऑफिस सप्ताह में 2 दिन के लिए जाता हूँ।
ऐसा नहीं लग रहा है कि 2 दिन के लिए जाता हूँ, नहीं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रखा था जो टेम्पररी चेंज है, परमानेंट चेंज नहीं, जो टेम्पररी चेंज है जो थोड़े समय के लिए होता है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाया जाता। तो आई गो टू दी ऑफिस ट्वाइस अ वीक दीज डेज नहीं, आई एम गोइंग टू दी ऑफिस, या आई के जगह होगा आई एम गोइंग टू दी ऑफिस। आई एम गोइंग टू दी ऑफिस मतलब क्वेश्चन के पहले भाग में गलती था। आई एम गोइंग टू दी ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज, आजकल मैं ऑफिस सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। बिकॉज दीज डेज आई हैव गॉट टू सुपरवाइज द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क एट दी डिफरेंट साइट्स, यहाँ पे THE होगा, एट दी डिफरेंट साइट्स। तो क्वेश्चन के पहले भाग में गलती था यहाँ पर। ठीक है, चलो चौथे क्वेश्चन को पढ़ो, फिर बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए, 10 सेकंड सोचिए, फिर मैं बता रहा हूँ क्या गलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इस स्टेटमेंट में वर्क एट दी की जगह यहाँ देखिए EHE यहाँ आ गया, इस EHE को काट देना। कंस्ट्रक्शन वर्क एट दी डिफरेंट साइट्स, ये T अलग हो गया, T यहाँ पे आएगा। चलो क्वेश्चन 4 को देखते हैं। माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, मेरी माँ रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। ठीक है, बिकॉज द डॉक्टर हैज़ एडवाइज हर टू डू सो इफ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है मतलब मेरी माँ हमेशा नहीं जाती है, आजकल जा रही है। टेम्पररी चेंज, और टेम्पररी चेंज में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे इंडिफिनिट लगा हुआ है। तो माई मदर गोज आउट नहीं, माई मदर इज गोइंग आउट होगा। यहाँ गोज के जगह बोलेंगे माई मदर इज गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। अब देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो होता क्या है, अगर एरर फाइंड आउट करने बोलता है तो आपको सिर्फ बताना होता है ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, डी में गलती है ना। लेकिन अगर आप ये भी सोच पा रहे हो कि कहाँ पे गलती है और सही क्या होगा, तब तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब आपका टेंस बहुत एकदम ट्रैक पे चल रहा है। लेकिन अगर कम से कम इतना भी बता दे कि यहाँ पे गलती है तब तो ठीक है, हमको मार्क्स लाने से मतलब है तो मार्क्स इसमें भी आ जाएगा। लेकिन सीखना सब कुछ है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। सी इज स्नीजिंग अगेन, वह फिर से छींक रही है। सी इज स्नीजिंग अगेन, वह फिर से छींक रही है। सो आई थिंक में पढ़ा रखा हूं, मुझे लगता है। सी हैज़ अ कोल्ड, उसे सर्दी है, उसे सर्दी है नहीं, उसे सर्दी हो चुका है। तो सी हैज़ हैड अ कोल्ड, यहाँ पे हैज के बाद हैड देना होगा। सी हैज़ हैड अ कोल्ड, मतलब क्वेश्चन के डी भाग में एरर था। सी इज स्नीजिंग अगेन, वह फिर से छींक रही है। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है उसे सर्दी हो चुका है। सी हैज़ हैड अ कोल्ड। हैज हो गया प्रेजेंट, हैड हो गया V3 परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो कभी भी सो आई थिंक के साथ कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। I am not able to answer any of your questions because they did not give me enough information or data on it yet। अब देखो हमें बता रखा था yet, कुछ टर्म्स है ना उसको ध्यान रखा करो, टेंस में यही सब काम देता है। टेंस वाले जब टेंस में जब पढ़ा रहा था बताया था येट कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, और यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट लिखा हुआ है। तो आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि दे डिड नॉट गिव मी एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा ऑन इट, क्योंकि उन्होंने अब तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, ना कि उन्होंने अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ दिया था लिख दिया है, पास्ट है, तो यहाँ डिड हटाओगे, डिड हटा के क्या सही होगा, बिकॉज दे के साथ है, दे हैव नॉट गिवन, गिवन लगा, दे हैव नॉट गिवन मी एनफ इंफॉर्मेशन ऑन इट येट। यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज दे हैव नॉट गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना होगा, मी एनफ इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन इट येट। तो डिड वाले भाग में गलती था, मतलब सी पार्ट में गलती है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, यू ऑलवेज कम लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किसी पे गुस्सा दिखा रहा है, ये यू जो यहाँ पे गुस्सा दिखाया जा रहा है यू पर, कि यू ऑलवेज कम लेट, तुम हमेशा लेट आते हो, एंड नाउ, और अब मैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। ये 10th क्लास में आपको पढ़ा रखा था, ये एनवाइंग स्टेटमेंट का था, गुस्से वाली बात, एंगर वाली बात। तो जब गुस्से वाली बात होती है तो इंडिफिनिट नहीं, कंटिन्यूअस, यू ऑलवेज कम लेट नहीं, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, तो हमेशा लेट आ रहे हो, ऐसा बोला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यू के बाद आर आएगा, यू आर ऑलवेज, और कम के जगह कमिंग करेंगे, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। पीपल नो डैट
इंडिया कैन बी ए सुपर पावर। पीपल मतलब लोग जानते हैं कि भारत सुपर पावर बन सकता है। ओनली व्हेन केवल जब दे विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, केवल जब वह मेहनत से काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। दे विल वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। अब एक बात बताओ, इंटेंशन ऑफ स्पीकर आपने पढ़ रखा है। इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक में बताया था कि ओनली व्हेन के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, क्योंकि ओनली व्हेन क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये शर्त दिखाता है कि भारत सुपर पावर बन सकता है केवल जब वे ईमानदारी से काम करेंगे। तो यहाँ पे विल ना हट जाएगा, तो विल यहाँ पे बोलोगे गलती है, मतलब क्वेश्चन डी वाले भाग में गलती था। आंसर क्या होगा, ओनली व्हेन दे वर्क ऑनेस्टली, केवल विल को हटा दोगे। ठीक है, तो ओनली व्हेन के बाद विल का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। ओनली व्हेन दे वर्क ऑनेस्टली। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। Unless they come up and do not take up the responsibility of taking care of these pets. Unless they come up, unless का मतलब क्या होता है, जब तक वे नहीं आते। Unless they come up, जब तक वे नहीं आते, and do not take up the responsibility of taking care of these pets. Pets मतलब हो गया पालतू जानवर। इन पालतू जानवरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। I cannot think of going away, मैं नहीं सोच सकता बाहर जाने का, for any sort of pilgrimage. Pilgrimage का मतलब होता है धार्मिक कामों के लिए जब बाहर जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं या धार्मिक काम के लिए कोई भी जाते हैं बाहर, तो उसको पिलग्रिमेज बोला जाता है। तो अनलेस दे कम अप एंड डू नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस पेट्स। तो बताओ इसमें गलती कहाँ पे है। देखो सब कुछ आपको पढ़ने में सही लग रहा होगा, यहाँ पे टेंस का कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अनलेस में नॉट अपने आप से हिडन होता है, अनलेस में नॉट छिपा हुआ होता है। अनलेस का मतलब ये होता है जब तक नहीं, तो दोबारा नॉट नहीं लगाना है। तो क्या होगा, अनलेस दे कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डू नॉट को हटा दो, ये गलती है। अनलेस दे कम अप एंड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दिस पेट्स। तो क्वेश्चन नंबर बी भाग में गलती था, इसमें डू नॉट नहीं होगा, क्योंकि अनलेस के बाद दोबारा नॉट नहीं लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए अब। आई एम सॉरी टू से डैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकता। अनलेस आई गो थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स, जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख लेता। देखो जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख लेता, मैं क्षमा चाहता हूँ कुछ नहीं बता सकता। अब जब भी आई एम सॉरी लिख करके कोई बात आए और आगे अनलेस हो, तो अनलेस के बाद सिर्फ इंडेफिनिट यहाँ पे लगा हुआ है, इंडेफिनिट गलत होगा, होगा अनलेस आई हैव गॉन थ्रू। आई हैव गॉन थ्रू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ताकि हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट नहीं देख लेता, तो अनलेस आई हैव गॉन थ्रू होगा यहाँ। अनलेस आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग, ऐसा ही बोल सकते हो, है ना। तो अनलेस आई गो को काटोगे, आई के बाद हैव गॉन थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट्स होगा। तो इस रूल में ध्यान रखना है कि आई एम सॉरी लिखा हुआ है तो हम क्षमा चाह रहे हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक अनलेस, तो अनलेस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है, हैव गॉन। चलो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू डिजायर फॉर, तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। तो मतलब तो यही हुआ, यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू डिजायर फॉर, तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, कंडीशन, ये भी एक शर्त होता है। प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, विथ सम एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ तुम मेहनत करो, तो तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इस स्टेटमेंट में कहीं पे कोई भी गलती नहीं है, तो नो एरर है इसमें, नो एरर, ठीक है, क्योंकि सारे टेंस सही है। अगर हाँ प्रोवाइडेड दैट यू विल वर्क हार्ड होता तो हम विल बोलते गलत, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद यू विल नहीं होता है, फ्यूचर नहीं होता है, प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी प्रोड्यूस्ड बाय विनोद चोपड़ा, सभी लोग जो लेटेस्ट मूवी आई है विनोद चोपड़ा की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, एज इट, जैसे कि, इज ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि वह इंडियन पॉलिटिक्स का रियल फेस को बाहर ला रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या गलती है, मैं बोला था जो मूवी है वो क्या होता है, परमानेंट होता है, पढ़ा रखा हूं मैं, तो मूवी, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सब परमानेंट है, ये बदलने वाली नहीं है। और अगर परमानेंट है तो परमानेंट के साथ ये कंटिन्यूअस क्यों ला रहे हो। एज इट इज ब्रिंगिंग, ये इंडियन पॉलिटिक्स को बाहर ला रहा है कि अभी बाद में लाना छोड़ देगा क्या, नहीं लाता है, ये मूवी ही फिक्स हो गया, अब ये बन चुकी है, तो ये हमेशा जब भी मूवी को देखोगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में ही बताएगा। तो एज इट ब्रिंग्स आउट, एज इट ब्रिंग्स आउट लिखोगे यहाँ, इज ब्रिंगिंग नहीं, एज इट ब्रिंग्स आउट। अब मूवी देखो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एज इट के बाद क्या लगाया, ब्रिंग्स आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इज ब्रिंगिंग नहीं, ब्रिंग्स आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री,
इतिहास पर बहुत सारी किताबें हैं। विच हैज़ फोकस्ड ऑन द सोशल स्कॉरेज डेट हैज़ बीन कमिंग डाउन फॉर एजेस इन इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि देयर आर नंबर बुक्स ऑन हिस्ट्री विच हैज़, जब भी बुक्स, मूवीज और न्यूज़पेपर की कहानी हो तो हमेशा ध्यान रखना वो इंडेफिनिट वाला ही गलती होता है। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री विच हैज़ फोकस्ड, विच हैज़ फोकस्ड मतलब बहुत सारे इतिहास की किताबें हैं जो फोकस कर चुकी है, कर चुकी नहीं, फोकस अभी भी करती है। तो विच हैज़ फोकस नहीं, सिर्फ विच फोकस, यहाँ हैज़ फोकस की जगह करेंगे सिर्फ फोकस। अब फोकस करोगे या फोकसेस करोगे, तो बुक्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल है तो फोकस, अगर सिंगुलर होता तो फोकसेस बोलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, इतिहास में बहुत सारी किताबें हैं, विच फोकसेस ऑन, जो फोकस करती है किस पर, द सोशल स्कॉर्ज डेट हैज बीन कमिंग डाउन फॉर एजेस इन इंडिया। तो सोशल स्कॉर्ज का मतलब होता है अभिशाप, सामाजिक अभिशाप। ठीक है, तो इतिहास पर बहुत सारी किताबें हैं जो फोकस करती है भारत से आने वाले अभिशाप पर, जो सालों से चली आ रही है, जो बहुत सारे समाज में जो बहुत सारे अभिशाप चली आ रही है, उन पे इतिहास में बहुत सारी किताबें हैं जो फोकस करती है। इसका मीनिंग ये हुआ। लेकिन गलती कहाँ पे था, तो बुक्स है तो बुक्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये फिक्स होता है, फिक्स्ड है, परमानेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। विच फोकस ऑन, हैज फोकस गलत होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर टुडे आर सेइंग दैट, फिर से देखो न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर आज कह रही है, आगे कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टुडे आर सेइंग दैट, सेइंग दैट, टुडे सेज दैट, आर सेइंग कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस थोड़ी लगाओगे, इंडेफिनिट। अब कितने न्यूज़पेपर हैं, तो बहुत सारे, प्लूरल है, तो टुडे सेज नहीं बोलेंगे, से दैट। टुडे से दैट द कॉमनवेल्थ गेम 2010 हैज प्रूव्ड हाईली एडवांटेजियस फॉर द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स हु हैव बीन एस्पायरिंग टू द मिलेनियर्स। इसका पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, आज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स यह कह रही है या कहती है, तो जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुआ था वो जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए तो बहुत फायदेमंद रहा, जो जो लोग मिलेनियर मतलब करोड़पति बनने की सपना देख रहे थे, वो न्यूज़पेपर ये बात बता रही है। ठीक है, तो टुडे से डैट होगा, ना कि सेइंग डैट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 1980, फिर से देखो बुक है, इसका मतलब पक्का इंडेफिनिट का गलती होगा। अब बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 1980, वह बुक जो 1980 में पब्लिश हुआ था। सेड डैट कहा था नहीं, कहता है, तो से, क्योंकि बुक सिंगुलर है तो सेज, क्योंकि बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे सेज डेट होगा। बुक विच वाज पब्लिश्ड इन 1980 सेज डेट, वह कहती है दैट इंदिरा गांधी बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली इन रियलिटी, जो इंदिरा गांधी है वो असलियत में एक मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नाउ-अ-डेज, आजकल मतलब फिर से वही गलती होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो नाउ-अ-डेज, आजकल फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। देखो आजकल मतलब टेम्पररी चेंज, परमानेंट तो नहीं है, अगर टेम्पररी है तो कॉन्टिन्यूअस लगाओ, तो फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक नहीं, आर नॉट मेकिंग होगा, आर नॉट मेक को मेकिंग, आर नॉट मेकिंग, ये सारे गलती है। दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर, तो आजकल जो फिल्म मेकर्स हैं उस तरह की मूवी नहीं बना रहे हैं जो पहले वो बनाया करते थे, ये इसमें गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो तुम लोग। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, डैट वेन एवर यू फील डैट योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटोरिएट, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा जो हेल्थ है वो ग्रेजुअली डिटोरिएट, धीरे धीरे घट रहा है, यू मस्ट अंडरस्टैंड, तुम्हें समझना चाहिए, योर वर्क शेड्यूल, जो तुम्हारा जो काम करने का जो तरीका है स्टार्टेड टेलिंग अपॉन यू, वो तुम पर हावी होने लगा है। स्टार्टेड टेलिंग अपॉन यू का मतलब होता है हावी होना। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा हेल्थ धीरे धीरे गिर रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा जो काम करने का तरीका है या जो काम करने का जो शेड्यूल है वो तुम पर हावी हो रहा है। अब एक बात बताओ, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे गिर रहा है, गिरता है नहीं। तो आई वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू फील दैट योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटोरिएट्स, नहीं, योर हेल्थ ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग, ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग, डिटोरिएट्स नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाना है, क्योंकि ये भी परमानेंट चेंज थोड़ी है, कुछ समय के लिए हेल्थ किसी का गिरता है, टेम्पररी है। टेम्पररी बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हम बोलेंगे आई वांट टू टेल यू दैट व्हेनेवर यू फील दैट योर हेल्थ इज, यहाँ पे इज लगाओगे, इज एम आर आता है, इज ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग। अब डिटोरिएटिंग का स्पेलिंग DETERIORATING, इज ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग, यहाँ पे ये होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 18 देखिए।
ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजेज एवरी डे। ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो, वह यह जानकर बहुत खुश है। क्यों खुश है? दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक, बैंक में जो कस्टमर्स हैं वो रोज बढ़ते हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। टेम्पररी चेंज। इन द बैंक इंक्रीजेज एवरी डे, इन द बैंक इज इंक्रीजिंग एवरी डे, इस भाग में गलती है। इन द बैंक इज इंक्रीजिंग एवरी डे एंड इट इज अ गुड साइन फॉर द बेटर प्रोस्पेक्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट गुड साइन फॉर इट्स बेटर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ये भी सही है। क्लियर? तो इसमें क्या बताना था आपको? बताना है कि सी भाग में गलती है। तो क्वेश्चन क्या होगा? ऑप्शन ए ये लिख देगा, ऑप्शन बी ये लिख देगा, ऑप्शन सी लिख देगा, ऑप्शन डी लिख देगा। तो आपको बताना है ABCD में कहाँ पे गलती है, उसको टिक करके आगे बढ़ना है। आपको सही नहीं करना है, लेकिन कम से कम इतना तो बताना है कि गलती कहाँ पर है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी सीखना है कि उसका सही क्या होता है। तो लास्ट 2 सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 करिए। दे आर सेइंग दैट, वे लोग कह रहे हैं कि दीज आर द एजेंडा विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एक मीटिंग होगी, नेक्स्ट मतलब अगली बार फ्यूचर में एक मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और वे लोग कह रहे हैं कि ये सभी एजेंडा है, मतलब ये सभी बातें हैं जो मीटिंग में डिस्कस होने वाली है। अगर मीटिंग में डिस्कस होने वाली है और मीटिंग नेक्स्ट फ्यूचर में है तो आर डिस्कस्ड क्यों लिख रहे हो? क्या लगाओगे? फ्यूचर। तो दीज आर द विच विल बी डिस्कस्ड, हमने करा रखा है ये भी क्लास में। विच फ्यूचर के लिए विल और आर का बेस फॉर्म बी, विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। अ फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनड नेक्स्ट मंथ। फिर से देखो, नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है, फ्यूचर है तो आर ओपनड नहीं, गलत। अ फ्यू मोर आउटलेट्स विल बी ओपनड, यहाँ पे भी विल बी का भी गलती है। विल बी ओपनड नेक्स्ट मंथ एट डिफरेंट लोकेलिटीज इन द सिटी। शहर के अलग अलग भाग में और भी बहुत सारे आउटलेट्स मतलब दुकानें खुलेंगी, एंड दे विल रियली एड कंसिडरेबली टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और ये कंपनी को बिजनेस बढ़ाने में और भी फायदा देंगी। इस पूरी बात का मतलब कुछ ऐसा निकलता है। ये 20 क्वेश्चन हमने किया टेंस पर। टेंस की और एक क्लास में लूंगा जिसमें टेंस के और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार रिवाइज करो। मेनली जो टेंस की जो मैं थ्योरी वाली क्लास है उसको जरूर देखिए, वहां से आपका टेंस बढ़िया हो जाएगा, तब हम अगले टॉपिक पे चल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।